देखो अभी अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन तुम नीट वाले बच्चे हो, तुम्हारे लिए एक बात बता देते हैं। भले ही हम सारा स्टेप अभी तुमको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आज दिन तक इस स्टेप को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए स्टेप से सीक्वेंस में सवाल आज दिन तक नहीं आया, नहीं आएगा। नहीं ग्लाइकोलाइसिस नहीं, किसी मैंने तुमको C4 पाथवे पढ़ाया, मैंने तुमको कैम पाथवे पढ़ाया, मैंने तुमको C3 पाथवे पढ़ाया। अभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। इन सारे किसी भी स्टेप वाइज रिएक्शन जो सीक्वेंस में होता है तुमसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, हायर स्टडीज में तुमको ये सीक्वेंस काम आएगा। तुम आगे कोई भी बायोलॉजी का कोई भी ब्रांच लेके आगे बढ़ो, तुमको बायोकेमिस्ट्री तो पीछा छोड़ेगा नहीं। तो आगे तुमको स्टेप काम आएगा, स्टेप सीक्वेंस में क्यों होता है, कैसे होता है, इवन उसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ता है। तो भले हम आज स्टेप को सीक्वेंस मैनेज करके तुमको बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सीक्वेंस में बता दे रहे हैं, लेकिन तुमको स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमको क्रेब साइकिल का स्टेप नहीं याद, तुमसे कोई पूछने वाले नहीं है ना स्टेप। हाँ, तो फिर पूछता क्या है, जो चीज तुमसे पूछेगा ना वो क्वेश्चन तुमसे बन चुका है। वो जो एक दिन कॉमन चार्ट हम बनाए थे ना पिछले क्लास में, सवाल तुम्हारा वहीं से सारा बन जाएगा, चाहे ग्लाइकोलाइसिस का हो कि लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल। मैंने कहा था तुम सेल रेस्पॉन्स का क्वेश्चन बना लेना, 100 में से 95 क्वेश्चन तुमसे बन चुके होंगे। ठीक है, फिर भी 5% क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए हम बता देते हैं कैसे क्या है कहाँ है। ठीक है, बता देंगे अभी, लेकिन कि सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो और स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हमने भले ही कह दिया कि स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, अब हम बता रहे हैं स्टेप याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। बताते हैं कैसे। अब तुम कहोगे कि हम तो याद कर ही लेंगे, कर लो, अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं ना, करोगे तो बेकार थोड़ी जाएगा। स्टेप याद रखने का आसान तरीका ये है, तुम्हें पता है कि 10 स्टेप का रिएक्शन होता है, ठीक है, और मैंने कहा अभी कि 10 स्टेप के रिएक्शन में 9 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो, जो बच्चे हमसे एंजाइम पढ़े उनको तो बड़ा मजा आएगा अभी पढ़ने में, और जो बच्चे हमसे एंजाइम नहीं पढ़े उनको भी मजा आएगा। आप घबराना मत, मैंने कहा मैं मेकअप करके चलूंगा तो मेकअप करके चलूंगा, बस आप एंजाइम का नाम पकड़ना। और देखना आपको एंजाइम का नाम ही 10 स्टेप में सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या होगा एंजाइम खुद बताएगा। तो आप तो बस क्या करो ना, इस 9 एंजाइम को सीक्वेंस में याद कर लो, और एक उस स्टेप का नाम याद रखो जिस स्टेप पर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। बस आपका हो गया, ग्लाइकोलाइसिस समाप्त है। तो हम क्या करते हैं, पहले उस 9 एंजाइम का नाम लिखते हैं जहां जहां, और स्टेप वाइज। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है 10 स्टेप रिएक्शन है, 10 स्टेप रिएक्शन। तो लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, इस स्लाइड पे कम से कम 3 स्टेप रिप्रेजेंट कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। अब मैं इस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप पे क्या लूंगा, इन मतलब की रिएक्शन का नाम बताऊंगा क्या है और एंजाइम कौन सा है। चलिए, 3 स्टेप मैंने इस स्लाइड पे रिप्रेजेंट किया, नाम एक साथ लिखेंगे एंजाइम पे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, 3 स्टेप इस स्लाइड पे लूंगा, देन इस पे लूंगा तीन स्टेप, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप। फिर इसमें भी वही, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या ये दिखाना पड़ेगा, और एंजाइम क्या कर रहा है ये दिखाना पड़ेगा। दिखा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा लेंगे। 6th स्टेप इस पेज पे खत्म हो जाएगा। 7th स्टेप यहाँ लेंगे, 7, 8, 9 और 10, और फाइनली हमारा रिएक्शन समाप्त हो जाएगा। तो 7th में देखते हैं क्या होगा, कौन सा एंजाइम रहेगा। पहले तो आप एंजाइम को सीक्वेंस में याद करेंगे, हमेशा यही फंडा रखना कि एंजाइम सीक्वेंस में याद है ना, तो फिर आप पूरा रिएक्शन लिख लेंगे, आपको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम पहले एंजाइम का सीक्वेंस में नाम लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला एंजाइम जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में वो होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज साथ ही साथ याद करते चलेंगे एंजाइम का नाम, हेक्सोकाइनेज। दूसरा स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज। जो एंजाइम पढ़े उनको बहुत चीजें याद आ रही होगी, उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा होगा, कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े उनका भी दौड़ेगा भी। तीसरे स्टेप पर आता है पीएफके, शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म है, सुन लीजिए, नोट्स में लिखा मिलेगा आपको, फॉस्फो फॉस्फो फ्रक्टोज फ्रक्टोज काइनेज।
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, शॉर्ट में पीएफके कहते हैं, तीसरा स्टेप में। चौथे स्टेप में आता है एल्डोलेज, एल्डोलेज। और फिफ्थ स्टेप में ही एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, यही याद रखना है। फिफ्थ स्टेप में ही एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। अगला है डिहाइड्रोजिनेज, जीनेज, समझ चुके होंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन होने वाला है इसी इंटरमीडिएट का, डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेज के बाद आता है म्यूटेज। ये क्या करता है, म्यूटा रोटेशन, अभी बताएंगे आपको। उसके बाद आता है इनोलेज, रुकिए एक जगह कहीं कोई एंजाइम मिस हो गया, क्योंकि लास्ट में जो होता है वो होता है पायरुविक एसिड काइनेज, और इसके पहले वाला होता है इनोलेज। हाँ पता है, मिस हो गया। और इसके पहले वाला होता है म्यूटेज। 1 सेकेंड रुक जाइए आप। इसके पहले वाला होता है म्यूटेज, और यहाँ होता है ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। तो आप तो क्या करेंगे, जल्दी से सीक्वेंस में एंजाइम को देखते चलिए। पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज, दूसरे स्टेप में आइसोमेरेज, तीसरे स्टेप में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, चौथे स्टेप में एल्डोलेज, पांचवें स्टेप में एंजाइम नहीं है, छठे में डिहाइड्रोजिनेज, उसके बाद ट्रांसफॉस्फोराइलेज, उसके बाद म्यूटेज, उसके बाद इनोलेज, और देन लास्ट में पायरुविक एसिड काइनेज। आपको तो बस इतना ही बात याद होना चाहिए कि फिफ्थ स्टेप पे नो एंजाइम, और वो एंजाइम का सीक्वेंस। देखो मैं ट्रिक व्रिक इसमें नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप खुद 10 बार लिख के इसको याद करने तो बेटर है। अगर आपके पास ट्रिक है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। हर चीज का ट्रिक बनाना मुझे सही नहीं लगता है। तो चलिए अब एक एक करके हर स्टेप पे सबस्ट्रेट देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि क्या हुआ है। तो मैं जल्दी से सबस्ट्रेट के लिए डब्बा ले लेता हूँ फट से, 2 मिनट बचा देख लीजिए। देखते हैं कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या रहेगा और हेक्सोकाइनेज उसका क्या करेगा। तो कोई सबस्ट्रेट जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बदलेगा। फिर देखते हैं थर्ड स्टेप पे कौन रहेगा सबस्ट्रेट और कौन बनेगा प्रोडक्ट। फिर आ जाएगा यहाँ पर भी कोई सबस्ट्रेट होगा फोर्थ स्टेप पे, और वो सबस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बदलेगा। तो देखते हैं कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा। फिर वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में बदलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट में बदलेगा, वो किसी का सबस्ट्रेट बनेगा, फिर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इधर वाले में यहाँ पे कोई प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट को हमने नेक्स्ट पेज पे ले लिया है, देख लीजिए आप, ले लिया है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होना चाहिए था थर्ड का, वो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने ले ही लिया है, तो अगले वाले में ऊपर से नहीं लूंगा, डायरेक्ट यहाँ से लूंगा। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो तो जब स्टेप आएगा तो आपको दिख ही जाएगा। एंड देन लास्ट प्रोडक्ट। चलिए आइए खटाखट अब देखते हैं कि कौन प्रोडक्ट है और कौन किसका सबस्ट्रेट है। आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कौन करेगा, एंटर करने वाला है ग्लूकोज। ध्यान से सुनते चलिएगा, बस मजा आ जाएगा आपको। अभी ग्लूकोज एंटर करेगा। याद कीजिए, जो लोग एंजाइम पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े वो सुनिए। काइनेज बोलते ही आपके दिमाग में 3 बातें आनी चाहिए। काइनेज बोलते ही आपके दिमाग में 3 बातें आनी चाहिए। 3 बातें क्या क्या? पहली बात है कि ये एंजाइम के क्लास 2 को बिलोंग करेगा, एंजाइम के क्लास 2 को बिलोंग करेगा। इतना बात याद आ गया होगा। जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं, उनको एंजाइम पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। पहला पॉइंट नहीं आया तो कोई बात नहीं, एंजाइम क्लास 2 को बिलोंग करेगा काइनेज। दूसरा बात याद आना चाहिए आपको कि ये पक्का फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कराएगा। ये सभी को आज पूछ लो बेटे में, काइनेज पूरे बड़ा काइनेज दिमाग में बड़ा है, काइनेज क्लास 2 को बिलोंग करेगा, एंजाइम के क्लास 2 को बिलोंग करेगा। फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा एक किसी ग्रुप से दूसरे, मतलब एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के पास फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। तीसरा, काइनेज दिमाग में आया, काइनेज एंजाइम, इसका कोफैक्टर याद कीजिए, कोफैक्टर मैंने सबको बताया, इसका कोफैक्टर मैग्नीशियम +2 होगा।
तो आज के बाद आप सो भी रहे हैं और आपके कान में आके कोई बोल दे काइनेज, तो आपको तुरंत 3 सपना आ जाना चाहिए। अच्छा काइनेज क्लास 2, अच्छा क्लास 2 काइनेज, अच्छा फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, अच्छा कोफैक्टर मैग्नीशियम। तो बताइए मैं इस एरो के साथ यहाँ पे कोफैक्टर के तौर पे मैग्नीशियम +2 लिखने का हकदार हूँ या नहीं हूँ? नेक्स्ट आता है क्या, ये बातें हो गई। नेक्स्ट आता है क्या, ये फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। मैं बता दूं बच्चों आपको, फर्स्ट स्टेप पर एटीपी अपना फास्फेट ग्रुप एटीपी अपना फास्फेट ग्रुप तोड़ के ग्लूकोज को दे देता है और एटीपी क्या बन जाता है, एडीपी। एटीपी क्या बन जाता है, एडीपी। और यदि ग्लूकोज को मिल जाएगा फास्फेट, तो बताइए इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ग्लूकोज 6 फास्फेट। कितना आसान, सो सिंपल, पूरी दुनिया में इससे आसान कुछ नहीं। काइनेज बोला, दिमाग में 3 बातें, क्लास 2 को बिलोंग करेगा, ये भी फिलहाल किसी काम का नहीं है, लेकिन तीनों बातें आने चाहिए। काइनेज हम चलते फिरते बाइक चला रहे हैं, कोई लड़का बोल दिया काइनेज, आप आराम से चलाते हो, आपके दिमाग में 3 बातें तुरंत आनी चाहिए। काइनेज कौन बोला, काइनेज, काइनेज क्लास 2 क्लास 2 क्लास 2। किसका ट्रांसफर, तो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर। इस एंजाइम का काम क्या है, तो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है। इसका कोफैक्टर मैग्नीशियम +2 होता है। ये बातें दिमाग में आनी ही चाहिए। एक छोटा बच्चा रोते रोते काइनेज बोल देगा तो आपके दिमाग में 3 वर्ड आना चाहिए। ये 3 वर्ड काइनेज बोलेंगे तो पहला रिएक्शन खत्म। और पहले स्टेप में बस ध्यान क्या रखना है कि एटीपी अपना फास्फेट ग्रुप दे देगा किसको, ग्लूकोज को। तो एटीपी का एक फास्फेट ग्रुप हटाएंगे तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये पहला स्टेप रिएक्शन समाप्त होता है। चलिए आते हैं दूसरे स्टेप रिएक्शन पे। दूसरा स्टेप रिएक्शन में सबस्ट्रेट ग्लूकोज 6 फास्फेट है और नाम आपको यहाँ दिख रहा है आइसोमेरेज। नाम से पता चल रहा होगा और बताया भी है कि आइसोमेरेज जो क्लास एंजाइम होता है वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता है, कैसे, उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट होता है। कुछ नहीं किया, बस आइसोमेरिक चेंज, आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में आइसोमर क्या होता है, आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज कर दिया। तो आइसोमेरेज, आइसोमेरेज बता रखा है एंजाइम में, नहीं बताया, जिसको नहीं पढ़ा वो भी समझो ना यार। आइसोमेरेज नाम से पता चल रहा है कि किसी सबसेट को उसी के आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा और वो प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। आइसोमेरेज एंजाइम है तो उसका आइसोमर क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। हो गया दूसरा स्टेप रिएक्शन। क्या है, सो सिंपल, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट पे गिरेगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अरे काइनेज आया, काइनेज, काइनेज 3 बार दिमाग में, तुरंत 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 3 बार दिमाग में। क्या, क्लास 2 को बिलोंग करेगा। दूसरा बात, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। तीसरा बात, वो फैक्टर मैग्नीशियम +2 होगा। तो जल्दी बोलो, मैं इस एरो पे यहाँ पर मैग्नीशियम +2 लिखने का हकदार हूं या नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट स्टेप पे जिसने अपना फॉस्फेट ग्रुप दिया था, थर्ड स्टेप पे भी वही देगा, मतलब यहाँ पे भी एटीपी इन्वॉल्व हो जाएगा और एटीपी अपना फास्फेट ग्रुप दे देगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट को, तो एटीपी बन जाएगा खुद क्या, एडीपी। और अगर इस कदर फ्रक्टोज 6 फास्फेट को एक फास्फेट और मिल जाएगा तो जानते हैं ना बच्चों, फ्रक्टोज 6 फास्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इसी को बिसफॉस्फेट भी कहते हैं, बाइफॉस्फेट। सो सिंपल है यार। नाम एंजाइम का देखो, रिएक्शन लिख दो ना। मैंने कहा बस एंजाइम का नाम याद रखो, कुछ भी मत याद रखो। तो अब तक 3 स्टेप मैंने करा दिया, जल्दी से देखेंगे। हेक्सोकाइनेज, काइनेज बोला, 3 बातें दिमाग में आ गई। फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर आएगा, बस याद क्या रखना है, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप कौन देने वाला है, एटीपी देने वाला है। तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। तब आएगा एंजाइम आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एक्ट करेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट पे, उसी के आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फिर आएगा एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, और फास्फोफ्रक्टोज कहते ही 3 बातें दिमाग में, क्लास 2 को बिलोंग करेगा, लो उड़ाया, क्लास 2 को बिलोंग कर रहा है, याद आ गया। फास्फेट को ट्रांसफर करेगा, लो उड़ाया, याद आ गया। मैग्नीशियम +2 आएगा, ये याद आ गया। और फिर क्या होगा, फिर उसका सबस्ट्रेट आप जानते ही हैं कि अगर एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, तो फास्फेट चला गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट को, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इतना बात यहाँ तक ध्यान रखेंगे। सुनेगा, यहाँ तक एक वर्ड आपको बताते हैं, एक वर्ड आपको आइनिन सुनने को मिलेगा और आप बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को भी कहते हैं एक्टिवेटेड शुगर। सुनिएगा, एक्टिवेटेड शुगर। यहाँ एक्टिवेशन का मतलब क्या है, अगर एटीपी से फास्फेट इसमें दिया गया, मतलब इस ग्लूकोज में और एनर्जी कंजर्व किया गया है, पीएच बॉन्ड वाला, इसीलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट होते हैं
एक्टिवेटेड शुगर। देन फर्दर फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को भी कहते हैं एक्टिवेटेड शुगर, क्योंकि यहाँ पे फर्दर फिर एक एटीपी का एनर्जी यहाँ पे जोड़ा गया है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड शुगर। तो आपको कई सारे स्टैंडर्ड बुक में लिखा मिलेगा कि एट द फोर्थ स्टेप एक्टिवेटेड 6 कार्बन कंटेनिंग। अच्छा कार्बन का बात कर लें, चले आइए जल्दी से कार्बन को बोलेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे इसमें कार्बन कितना है, 6 कार्बन। यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 6 कार्बन। अभी कार्बन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा। यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 6 कार्बन। यहाँ बताएंगे यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 6 कार्बन। तो लिखा रहेगा आपको कई सारे स्टैंडर्ड बुक में, एट फोर्थ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन कंटेनिंग एक्टिवेटेड शुगर ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर। ऐसे एक ये और एक और मॉलिक्यूल होगा 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर का, यानी कि वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग अलग अलग 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में टूट जाएगा। और पता है स्टूडेंट उन दोनों का नाम क्या, अगर उस पर गिरेगा कौन, एल्डोलेज, किस पर, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट पर, यानी कि 6 कार्बन एक्टिवेटेड शुगर पर कौन गिर जाए, एल्डोलेज। तो पता है एल्डोलेज कराता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप पढ़ते होंगे ऑर्गेनिक में भाई साहब, बहुत डिटेल में पढ़ते होंगे आप मैकेनिज्म। बस इतना जानिए कि उसमें 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इक्वली 2 अलग अलग 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में टूट जाता है। और वो होता है, एक होता है PGAL, शॉर्ट में बोलते हैं PGAL, और फुल फॉर्म इसका फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, शॉर्ट में पागल कहते हैं। और इधर एक और 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में टूटता है, 3 होगा तब ना 6 होगा। एक होता है धाप, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोल फिनोल। बहुत सारे बच्चों को कुछ याद आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों को कुछ याद आ गया होगा, सभी को आया होगा इस बात को। ये एक दूसरे का आइसोमर है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और ये इसमें कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर भी एक एंजाइम होता है। सुनिएगा, आप इसको मेन स्टेप नहीं मानेंगे, ये साइड स्टेप है। PGAL धाप में और धाप PGL में कन्वर्ट होते रहता है एक एंजाइम के द्वारा, और उस एंजाइम का नाम है, सुनिएगा, ट्राइओज, क्योंकि 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, ये दोनों 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, ये दोनों भी शुगर, ये शुगर में टूटा है, ठीक है। 3 कंटेनिंग कार्बन शुगर आपस में एक दूसरे में आइसोमेराइज होते थे, इसका एंजाइम होता है ट्राइओज आइसोमेरेज, अलग से नाम दिया ट्राइओज आइसोमेरेज ताकि पता चले। ऐसे क्या यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आइसोमेरेज है, क्या आप इसको कह सकते हैं हेक्सोज आइसोमेरेज कह सकते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक में आपको लिखा मिलेगा। इनफैक्ट आप हायर स्टडी में भी देखेंगे नाम लिखा मिलेगा हेक्सोज आइसोमेरेज, इसको पता चलता है कि 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर को दूसरे किसी आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ बोलते हैं ट्राइओज आइसोमेरेज। तो नाम पता चलता है कि 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर को किसी दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो पागल धाप में, धाप पागल में कन्वर्ट होता रह रहा है। यहाँ तक जो भी स्टेप हुआ, 4th स्टेप तक एक एक बार पूरा चारों स्टेप हुआ। लेकिन अब क्या होगा, आगे फर्दर प्रोसेस होगा, प्रोसेस में धाप नहीं जाएगा, पागल जाएगा। तो ये धाप कन्वर्ट हो जाता है पागल में, तो एक पागल मॉलिक्यूल तो खुद 4th स्टेप से बना, और धाप कन्वर्ट हो गया किसमें, पागल में। ये लीजिए, तो पागल का 2 मॉलिक्यूल, और अब आगे सारे के सारे रिएक्शन पागल के बाद, यानी कि 4th स्टेप के बाद सारे रिएक्शन डबल बार होंगे। क्यों, क्योंकि 4th रिएक्शन में 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 2 शुगर बना, उसमें से एक जो था धाप वो कन्वर्ट हो गया पागल में। तो अब ईच रेस्पेक्ट ऑफ पागल के संदर्भ में रिएक्शन अगर एक बार चलेगी, तो दोनों पागल के संदर्भ में रिएक्शन तो 2 बार चलेगी ना, लेकिन 4th स्टेप तक रिएक्शन एक ही बार चली है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आगे सारे रिएक्शन ट्वाइस चलेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा ट्वाइस बनेगा, इसीलिए पाइरुविक एसिड ट्वाइस बनेगा, आगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है 5th स्टेप पे कोई एंजाइम नहीं होता है, मैंने आपको बताया कि कोई सा भी एंजाइम यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे फिर होता क्या है, तो सुन लीजिए, साइटोप्लाज्म में जो मौजूद H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड होते हैं, वो टूट जाते हैं, और उससे जो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है किसमें, डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है इस पागल में। देखिए इस पागल का आप नाम पढ़िए, आप पागल का अगर नाम पढ़ेंगे तो पागल के नाम पढ़ने से आपको खुद आवाज हो रहा होगा कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी कि इसमें भी एक फॉस्फेट, और होना भी चाहिए यार। देखिए ना, यहाँ पे फॉस्फेट था 2 गो, तो एक फॉस्फेट इसमें होना चाहिए। इस पागल, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इस पागल के 3rd कार्बन पर फॉस्फेट है, तो इसको बोलते हैं 3PGL। और धाप में भी 3rd कार्बन पे ये फॉस्फेट है,
लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर भाप के बारे में कुछ लिखेंगे नहीं, तो पागल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 3PgAl में एक फॉस्फेट और जोड़ दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि पागल बाय फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 13 बिस 13 बिस यानी कि बाय बिस फॉस्फेट बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बिसफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 13 बाय पागल में, बाय पागल 13 बाय पागल में। बच्चों बताएंगे इसमें कार्बन कितना है, 3 कार्बन ही है। हाँ, लेकिन 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल ऑफ 13 बाय पागल। बस क्या हुआ यहाँ पे, किसी बिना एंजाइम के प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म के एस्टिरियोफोनेट टूट के 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टिरियोफोनेट टूटे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट जुड़े 2 मॉलिक्यूल ऑफ पागल में, तो बन गया आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ 13 बाय फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब 13 बाय पागल। आ गया जिसका आपको इंतजार था, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज बोलते क्या याद आना चाहिए, ईरान जल्दी बोलो। डिहाइड्रोजिनेज बोलते क्या याद आना चाहिए, जल्दी बोलो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। शाबाश बहादुर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलो बताओ ठीक जल्दी से, कौन लेगा यहाँ पे हाइड्रोजन इस 13 बाय पागल का? NAD NAD ले लेगा। और NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बोलो। NADH2 NADH2 में। चलो बताओ हर जल्दी से, कितने मॉलिक्यूल 13 बाय पागल यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं? 2। तो 2 अलग अलग स्टेप में कितने NAD इन्वॉल्व हुए होंगे? 2 अलग अलग में, इसमें तो सर अरे एक बार ये रिएक्शन चला होगा 2 बार, तो 2 NAD और 2 NADH2 बना होगा यार। तो 6 यस सर, 2 NADH2 बन गया। देख लो, इसी के बारे में हम बात करते थे, याद करो बोले थे कि 2 अलग अलग स्टेप, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि दोनों एक टाइम पर रिएक्शन हो रहा है। एक रिएक्शन अपना फॉस्फोग्लिसराइड अपना सेपरेट कराया, दूसरे ने दूसरा अपना सेपरेट कराया, और दोनों के अंदर सेम डिहाइड्रोजनेज अलग अलग मॉलिक्यूल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का अलग अलग NAD लेकर अलग अलग 2 NADH2 बना दिया। और याद करो मैंने कहा था कि ग्लूकोज से हाइड्रोजन नहीं छीना जाता, इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से, और आज तुमको पता चल गया कि वो इंटरमीडिएट 13 बाय पागल है जिससे हाइड्रोजन छीना जाता है, और 4 हाइड्रोजन छीना गया इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज। तो बताओ कहीं पे भी ग्लाइकोलाइसिस में O2 यूज हुआ क्या? नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन तो हुआ है, ऑक्सीडेशन तो हुआ, स्टेप पे ही ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी सवाल पूछा जाता है। मैंने बोला आपको स्टेप कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि ऑक्सीडेशन किसका होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? 13 बाय पागल का होता है। कौन कराता है? डिहाइड्रोजनेज कराता है। वहां पे कौन करता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन का? तो NAD करता है। क्या बन जाता है? NADH2, 2 रेड्यूसिंग पावर बन जाता है। और आज आपको यह होता हुआ दिख गया, यस और नो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ऐसा है कि इस 13 बाय पागल से अगर हाइड्रोजन छीन लिया जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो याद कीजिए आपको हम एक सिंपल बात पहले से बताए हुए हैं कि यदि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाए तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी ये बात, और अगर एसिड का रिडक्शन हो जाए तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप ऑर्गेनिक में खूब पढ़ते होंगे कि एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड का अगर रिडक्शन हो जाए तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आज क्या हुआ आपके सामने, एक एल्डिहाइड का 13 बाय पागल का 13 बाय पागल का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। और वो कौन से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा? 13 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 13 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसी का नाम आप क्या बोलेंगे शॉर्ट में? 13 बाय पागल, सॉरी 13 बाय PGA, 13 बाय PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये। फॉस्फोग्लिसरिक, अगर PgAl आ जाएगा तो Al एल्डिहाइड है, सिर्फ A आएगा तो एसिड है। तो आज यहाँ पे एल्डिहाइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन गया? तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन गया एसिड, और वो है 13 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चूंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड बन के तैयार है। 6th स्टेप रिएक्शन पर यही हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, यानी कि इस दौरान 13 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होने जा रहा है वो तो एंजाइम ही बताएगा क्या होने जा रहा है। एंजाइम का नाम है ट्रांस, मतलब
इधर उधर करना। फॉस्फो फॉस्फेट ग्रुप का राइलेज, याद करो बोला था। आज के बाद कब जब भी आपके कान में पड़ेगा ट्रांस, ट्रांस बोलते हैं ट्रांसफर, ट्रांस बोलते हैं ट्रांसफर, लास्ट में एज है, इसका मतलब एंजाइम का नाम क्या है, ट्रांस लगा है। याद करो, जिसको एंजाइम पढ़ाए थे, जिसको नहीं भी पढ़ाए थे वो ठूस लो भेजे में। आज के बाद जब भी दिमाग में पड़े एंजाइम के नाम क्या है, ट्रांस, मतलब ये ट्रांसफर करेगा और फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। अगर यहाँ पे फॉस्फोराइलेज लिखा है, अगर तुमको यहाँ कोई और नाम लिखा मिल जाए तो मतलब वो ट्रांसफर करेगा, किसी न किसी ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। लिखा होता ट्रांस इनोलेज, मतलब इनोल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। तो ट्रांस मतलब ट्रांसफर करेगा, एज मतलब एंजाइम, नाम लिखा है ट्रांसफॉस्फोराइलेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। किससे रे, देखो ना, इसके पास दो को फॉस्फेट लेकर घूम रहा है, देखिए 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसी का एक फॉस्फेट दे दिया जाएगा एडीपी को। किसको रे, एडीपी को। और एडीपी को फॉस्फेट देगा तो क्या बनेगा रे, एटीपी बनेगा। और यहाँ पर ना ही क्लोरोप्लास्ट है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो साइटोप्लाज्म है। और एटीपी बन रहा है और सबस्ट्रेट के ही फॉस्फेट बॉन्ड टूटने से फॉस्फेट एडीपी को मिल रहा है। इसका मतलब ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है रे। काहे कि ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ना ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ना ही फोटोफॉस्फोराइलेशन, फिर भी फॉस्फोराइलेशन हुआ है तो क्या होगा रे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा, जिसमें कि सबस्ट्रेट का ही फास्फेट बॉन्ड तोड़ के उसी एनर्जी की मौजूदगी में वही फास्फेट ग्रुप एडीपी को दे दिया गया है और एटीपी बना दिया गया है। तो बताओ बच्चे, यहाँ पर कितने मोलिक्यूल 1,3 बाय पीजीए का डी फास्फोराइलेशन हुआ, 2 ना। तो कितने मोलिक्यूल ऑफ एडीपी आए होंगे, 2 ना। तो दो कितना एटीपी बना होगा, 2 ना। दो अरे बोलो ना, यस और नो, यस Yes, और sir. नो। तो बताओ, तो Yes, बताओ sir. बच्चे बताओ। अरे रे रे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। तो बताओ बच्चे, अगर ऐसा है कि इस 1,3 बाय पीजीए का एक फॉस्फेट छीना गया अलग अलग 2 मॉलिक्यूल से, तो अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 पीजीए में, क्योंकि पहले वो 1,3 बाय पीजीए हुआ करता था। कार्बन देखते चलना, कार्बन लेते चलो, कार्बन 3 कार्बन, कार्बन 3 कार्बन, कार्बन 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 3 कार्बन। अब ये 3 पीजे का क्या होने वाला है, म्यूटेज बताएगा क्या होने वाला है, पता है। आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे एक फिनोमिना, शायद ये सारे टीचर ऑर्गेनिक खत्म होता है जब तब लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है, म्यूटा रोटेशन, या फिर कोई टीचर आगे भी पढ़ा देते होंगे जो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, म्यूटा रोटेशन। उसमें पढ़ाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का कोई पर्टिकुलर ग्रुप किसी किसी पर्टिकुलर एक कार्बन से वही पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे पर्टिकुलर कार्बन पर ट्रांसफर करा देते हैं, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इसका पूरा मैकेनिज्म आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो पता क्या होगा, ये तो 3 दिख रहा है ना, किसके लिए, फास्फेट ग्रुप के लिए, किस मॉलिक्यूल के लिए, 3 पीजीए मॉलिक्यूल के लिए। तो इसका फास्फेट ग्रुप इसके थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे म्यूटेज एंजाइम ट्रांसफर करा देता है। तो एक स्टेप पे होता क्या है, म्यूटा रोटेशन, और वो 2 पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है। अरे बोलो, 2 पीजीए में कन्वर्ट हो गया। अब पता है इनोलेज क्या करता है, एक बार छूट में भेजा में, ये बात तुमको ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। इनोलेज एंजाइम का बस एक काम है कि इनोलेज एंजाइम डिहाइड्रेशन कराता है। और बता, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजीए बना था तब, जब 7th स्टेप पे 1,3 बाय पीजीए का हुआ था डीफॉस्फोराइलेशन। 1,3 बाय पीजीए का जब डीफॉस्फोराइलेशन हो गया तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजीए बन गया। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजीए का क्या हो गया, म्यूटा रोटेशन हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 पीजीए बन गया। अब इनोलेज जब इसका डिहाइड्रेशन कराएगा तो दोनों ही 2 पीजे का डिहाइड्रेशन कराएगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी रिलीज हो जाएगा, पानी। और इस 2 पीजे के डिहाइड्रेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, बस आपको इस स्टेप पर याद रखना पड़ेगा कि वो होता है क्या, पीईपी, शॉर्ट में कहते हैं पीईपी, फुल फॉर्म है फॉस्फो फॉस्फो इनोल पायरुवेट। फॉस्फो इनोल पायरुवेट बोलो या पायरुविक एसिड बोलो, एक ही बात। और यहाँ पर अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ
2 pGa का 2 मॉलिक्यूल वाटर निकाला तो 2 मॉलिक्यूल PEP में कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरिवेट। अब आता है क्या, अब आता है क्या, जल्दी बोलो, अरे काइनेज, उत्तरिक काइनेज, मैग्नीशियम लिखो यहाँ पे खट से, उत्तरिक काइनेज, काइनेज बोलते क्लास 2 उत्तरिक, और उसके बाद किसका ट्रांसफर करेगा, फास्फेट ग्रुप उत्तरिक, कौन आएगा एडीपी, ओ अरे वाह अरे वाह, किसका फास्फेट जाएगा, ये फास्फेट, देखो फास्फोइनोल, ओ फास्फेट गया, किसको गया रे, एडीपी को, किसमें कन्वर्ट हो गया रे, एटीपी में। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल आए होंगे, एडीपी 2, कहेगी 2 को पीपी है रे, तो 2 को एटीपी बना होगा ना। अरे मास्टर एक बात बोल रहे बच्चा, सर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन काय रे काय, सर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, तो तुम कैसे बताए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सर देखिए ना, ये सबस्ट्रेट है ना, ये अपना फास्फेट ग्रुप दे दिया, किसका दिया रे, एडीपी को दिया। तो सर सबस्ट्रेट अगर फास्फेट ग्रुप देगा एडीपी को तो एटीपी बने, तो अभी तो बताया जिसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं हमारे बाद। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को 2 स्टेप पे हुआ है, 4 एटीपी बना है, कंफ्यूज नहीं होगे, नेट एटीपी 2 ही बनेगा, बताएंगे अभी बताएंगे। अभी फिलहाल याद रखो कि 10th स्टेप पे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया। और अगर इस फॉस्फोइनोल पायरिविक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप छीन लेंगे तो ये ही कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और इसी को बोलते हैं बच्चा पायरुवेट। और अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीपी कन्वर्ट हो जाएगा, अपना क्या करा लेगा, डीफॉस्फोराइलेशन। तो बताओ बच्चा, इस दौरान 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कथा समाप्त हुई, हो गया ग्लाइकोलाइसिस। म्यूटेज वाला स्टेप में इसको कंफ्यूजन है, म्यूटा रोटेशन होता है किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के उसी के किसी पर्टिकुलर ग्रुप को उसी के दूसरे कार्बन पे ट्रांसफर कर देना। यहाँ पे जो 3 pGa है, इसका फॉस्फेट ग्रुप को 3rd कार्बन से उठा के 2nd कार्बन पे जोड़ दिया तो 2 pGa बन गया, बस इतना ही काम है म्यूटा रोटेशन में। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। किसी को नहीं सर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आधा No, घंटा sir. क्लास चलेगा, अभी आधा घंटा पौने घंटा क्लास चलेगा, इसमें भी हम बहुत बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन इस मीटिंग के लिए हमारे पास 6 मिनट टाइम बचे हैं, तो आप क्या कीजिए, जल्दी जल्दी खटाखट इन सारी बातों को आप स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कीजिए जब तक हम अगला मीटिंग क्रिएट करेंगे। जैसे ही क्रिएट होता है तो आप चलिए स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। चलिए ये मीटिंग समाप्त करते हैं, आप जल्दी से इसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट मीटिंग में और बहुत सारी बातें करेंगे, कंक्लूड करेंगे यहाँ से। चलिए।